अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोटेशनल डायनामिक्स गर्दिशी हरकियात, आज लेक्चर नंबर 4 है और आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गैर यकसा दायरवी हरकत। अभी तक लेक्चर्स में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यकसा दायरवी हरकत देखी थी और उसकी कुछ एप्लीकेशंस, कुछ इस्तेमालात हमने डिस्कस किए हैं। आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गैर यकसा दायरवी हरकत। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गैर यकसा दायरवी हरकत एक ऐसी हरकत होती है जिसमें खती चाल और या जावियाई चाल, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, इस किस्म की मोशन को गैर यकसा दायरवी हरकत, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसमें लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड दोनों भी कांस्टेंट नहीं होते। ठीक है, इस किस्म की मोशन को क्या कहा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गैर यकसा दायरवी हरकत। अगर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन याद होगी तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड वहाँ पर कांस्टेंट होती है। ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, इसकी क्या एग्जाम्पल होगी? तो आंसर है इसकी एग्जाम्पल होंगी VSM। क्या होंगी इसकी एग्जाम्पल? VSM। VSM इज स्टैंड फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, जिसे कहा जाता है उमूदी दायरवी हरकत, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उमूदी दायरवी हरकत। तो आज के पूरे इस लेक्चर में हमें इसी पर डिस्कस करना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसकी कौन सी टाइप्स है और इसके क्या क्या आपको यूजेस है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या था? तो मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूँ। हमारे घर में जो फैन लगा है, अगर आप फैन को गौर से देखिए तो वो इस तरह की मोशन करता है। ठीक है, तो दिस मोशन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, उफकी दायरवी हरकत। ठीक है, और अब इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है VSM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन उमूदी दायरवी हरकत इस तरह से हुई। ठीक है, तो अभी तक जो सर्कुलर मोशन थी वो हमारी इस तरह से हो रही थी और आज हम जो सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वो इस तरह से हमको पढ़ना है। जैसे हमारे घर के अंदर जो दीवार पर जो घड़ी लगी है, अगर आप उसको गौर से देखें तो वो VSM परफॉर्म करती है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक सवाल आपका यहाँ पर पैदा हो सकता है कि सर अगर वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंजाम दे रहा है तो उसके अंदर जो कांटा लगा है वो तो एंगुलर स्पीड उसमें लीनियर स्पीड कौन होती है, तो धीरे धीरे आपको लेक्चर के अंदर समझ में आएगा उसका क्या रीजन है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसका मैं लॉन्ग फॉर्म यहां पर लिख देता हूं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन उमूदी दायरवी हरकत। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसे कहा जाता है? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए एक आपको खास बात याद रखनी है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ये जो हरकत होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है और ये हरकत जो होती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है आइए उसको समझते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो किस्मों की मोशन होती है। देखिए, एक तो होती है जो अफेक्टेड बाय ग्रेविटी होती है, अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, इसकी जो पहली वाली टाइप है वो ग्रेविटी की वजह से अफेक्टेड होती है और दूसरी जो है इसकी टाइप वो है नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। देखिए, इसकी दो टाइप है। पहली जो टाइप है वो ग्रेविटी से अफेक्टेड होती है और दूसरी जो टाइप है ग्रेविटी से नॉन अफेक्टेड होती है। ये वाली मोशन तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अफेक्टेड कैसे होती है और नॉन अफेक्टेड कैसे होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कंसीडर कीजिए आपके पास में इस तरह से एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है, एक पॉइंट है जो A B C और D, हम यहाँ पर 4 पॉइंट ले लेंगे A B C D। ठीक है, 4 पॉइंट हमारे पास में। अब देखिए, अगर कोई जर्रा इस दायरे के मुहित पर हरकत करे तो उसे दायरवी हरकत कहेंगे। कंसीडर करो कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन अंजाम दे रहा है। ठीक है, तो फर्ज कीजिए कि अगर एक जर्रा यहाँ पर था, जब जर्रा ये यहाँ से चलना शुरू किया तो इसकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। तो हमने कहा इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है V है। ठीक है, ये अपने लीनियर वेलोसिटी V से चलना शुरू किया तो इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी थी। जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्यों कम होती है? क्योंकि ग्रेविटी जो होती है इस पर अमल करना कम करती है और जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाता है इसकी वेलोसिटी कम होती है और एक वक्त ये आता है कि इस नुक्ते पर पहुंचने के बाद में यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से ये जो पार्टिकल होता है ये दोबारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और जैसे जैसे हमारी सरफेस के करीब आता है, यहाँ पर हमारी सरफेस है। ठीक है, जैसे जैसे सरफेस के करीब आता है वैसे वैसे इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। इस एग्जांपल को आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हो। आपको ये करना है कि सरफेस पर से
कॉइन को या किसी चीज़ को हवा में उछालना है तो आप ये देखेंगे कि हम जैसे जैसे सतह ज़मीन से ऊपर जाएंगे हमारी रफ्तार घटेगी, ठीक है। लेकिन जब दोबारा पलट कर ये वापस आएगा तो जैसे जैसे हम सतह ज़मीन के करीब आते हैं हमारी रफ्तार बढ़ती है, और उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से रफ्तार का बढ़ना और रफ्तार का कम होना, इसीलिए इस किस्म की मोशन को क्या कहा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होती तो ये स्पीड बढ़ती नहीं। यहाँ पर क्या होगा? जब ये ऊपर जाता है तो स्पीड कम होती है और जब नीचे आता है तो स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड या एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, इसीलिए इस किस्म की मोशन को वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहा जाता है, और यह होता है अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया है आपको कि ग्रेविटी से कैसे अफेक्टेड होती है, ठीक है। ग्रेविटी कुछ ऐसी मोशंस होती है जो नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हमारे घर में जो दीवार पर जो घड़ी लगी है उसका जो पार्टिकल है, उसका जो सेकंड वाला जो कांटा है वो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंजाम देता है। लेकिन एक बात ख्याल में रखना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है, यकसा दायरी हरकत नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर तो हमको हर बार दिखता है कि हम हर बार जो हमारा कांटा होता है वो बराबर हर सेकंड के बाद में एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड कांस्टेंट होती है। तो इसके लिए खास बात याद रखिए, ये नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी तो होता है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं पीछे एक मैकेनिज्म लगा होता है। वो मैकेनिज्म क्या होता है? इसके पीछे एक मशीन लगी रहती है जो उसको बराबर चलाती है। अगर वहां से मशीन को हटा दे तो फिर से वो अफेक्टेड बाय ग्रेविटी हो जाएगा, लेकिन फिर से अगर हम मशीन को लगा दे तो नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी होगा। तो ये जो हमारे घर के अंदर जो घड़ी लगी है वो इसी की एग्जांपल है, नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, लेकिन होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो मोशन इस तरह से होती है। और जो अफेक्टेड बाय ग्रेविटी होती है वो हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में अफेक्टेड बाय ग्रेविटी हमको डिस्कस करना है और ये वाली इफेक्ट हमको डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। तो ये था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उम्मूदी दायरी हरकत, और उसकी दो टाइप्स, ये जो अफेक्टेड बाय ग्रेविटी है और दूसरा है नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। अब हमको इसको डिस्कस करना है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो केस लेना है वो है मास टाइड विथ स्ट्रिंग, ठीक है, मास टाइड विथ स्ट्रिंग। आपको क्या करना है? एक धागा लेना है या एक रस्सी लेनी है और उस रस्सी के साथ में एक पर्टिकुलर मास बांधना है। फर्ज कीजिए कि मास हमारे पास में m है। हमने क्या किया? उस रस्सी के साथ में एक मास m को बांधा और उसे इस तरह से उम्मूदी दायरी हरकत दी। एग्जाम में सवाल किस तरह से आएगा? एग्जाम में सवाल इस तरह से आएगा, अगर कोई ज़र्रा दायरे के मुहित पर उम्मूदी दायरी हरकत अंजाम दे रहा है तो मुख्तलिफ मकामात पर उसका तनाव महसूस कीजिए या मुख्तलिफ मकामात पर उसकी रफ्तारें महसूस कीजिए, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से अगर एक मास को एक स्ट्रिंग के साथ में बांधा जाए तो उसके लिए क्या क्या टेंशंस, तनाव कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए बहुत सारे आप इसको जगह अगर सर्च करोगे तो अलग अलग टीचर्स अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन मैं आज मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान तरीके से बता सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपको तीनों मुकामात पर टेंशन निकालना सिखाऊंगा। जब हमको टेंशन निकालते आ जाएगा, तनाव निकालते आ जाएगा, उसके बाद हम लोग वेलोसिटीज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए तो मास टाइड विद स्ट्रिंग, ठीक है, अगर स्ट्रिंग के किसी स्ट्रिंग के साथ में किसी मास को टाइट किया जाए तो देखिए क्या होगा। फर्ज कीजिए आपके पास में एक पार्टिकल है जो इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये इसका सेंटर है। हम इसके अंदर 3 मुकामात लेंगे। सबसे पहला मुकाम L फॉर लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, M फॉर मिड पॉइंट और H फॉर हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। कितने पॉइंट लिए हमने इसमें? 3। अब देखिए हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ पर निकालना है टेंशंस। क्या निकालना है? टेंशंस एट डिफरेंट पॉइंट, है ना। डिफरेंट पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। टेंशंस एट डिफरेंट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो देखिए टेंशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हमने ये इसका इनिशियल पोजीशन है, हमने क्या किया? यहाँ पर एक पॉइंट मास को लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट मास पर कितने फोर्सेस अमल करेंगे? तो आप सभी को पता है ये अगर लोएस्ट पॉइंट है तो सबसे पहले इसका वेट mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब चूंकि ये स्ट्रिंग वाला केस है, ठीक है, ये सड़क और सतह के दरमियान, सड़क की सतह और गाड़ी के टायर वाला केस नहीं है, ये क्या है? आपका स्ट्रिंग वाला केस है। तो इसमें वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। इसी के साथ साथ में एक जो दूसरा फोर्स होता है वो होता है टेंशन फोर्स, जो वर्टिकली अपवर्ड होता है। कोनिकल पेंडुलम में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर कितने फोर्सेस मिल गए आपको? 2। पहला तो mg मिल गया वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा टेंशन फोर्स जो वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ? थोड़ी देर बाद ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंजाम करते हुए इस पॉइंट पर आया। कहाँ पर आ चुका है ये? यहाँ पर देखिए,
फर्ज कीजिए इसने क्या किया, ये जाविया थीटा बनाया, जाविया थीटा बनाकर इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे, इसके फोर्सेस निकालेंगे। तो पहला फोर्स आपको पता है mg, जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। दूसरा टेंशन फोर्स जो सेंटर के यानी होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर बार जो हम सेपरेट डायग्राम सीखते थे उस सेपरेट डायग्राम को हम दोबारा यहाँ बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको सेपरेट डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये आपका mg है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये आपका टेंशन फोर्स है, ठीक है। ये वाले एक्सिस को इस तरह से मिला लीजिए। ये मैं आपको हर लेक्चर में सिखाता आया हूँ और इस लेक्चर में भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब थीटा कहाँ लगेगा, तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ थीटा लगा तो हम यहाँ पर थीटा लगा लेंगे, ठीक है। अब अल्टरनेट थीटा, ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा, अल्टरनेट थीटा और अल्टरनेट थीटा, ठीक है। देखिए थीटा अल्टरनेट थीटा अल्टरनेट थीटा अल्टरनेट थीटा, हर जगह हमने थीटा भी लगा दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब mg का कंपोनेंट देखेंगे। mg अगर थीटा के जानिब जाए तो ये वाला कंपोनेंट कॉस होगा कि साइन होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर थीटा के जानिब जाता है तो ये हो जाएगा आपका mg कॉस थीटा, ठीक है। अगर mg इसके मुखालिफ आए तो ये हो जाएगा आपका mg साइन थीटा, ठीक है। mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा, ठीक है। इसी की मदद से हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं बस, ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन होगा, ये होगा हमारा mg कॉस थीटा, यहाँ थीटा लगा लीजिए, और इधर होगा हमारा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, ठीक है। दोनों कंपोनेंट हमने लगा लिए। बस अब इसी की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेंशन की एक जनरल इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे और उसी की मदद से तमाम मैं आपको मुकामात पर टेंशन निकाल के बता दूंगा, ठीक है। अब जरा इस एक्सिस पर गौर से देखिए, ये टेंशन इधर की जानिब है और टेंशन और mg कॉस थीटा एक दूसरे के मुखालिफ है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, t माइनस ऑफ mg कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर कौन सी मोशन हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है। विच फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, आप सभी को पता है एफ ऑफ सी पी, जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये किसके बराबर होगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, टी और टी माइनस एम जी कॉस थीटा की, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, टी माइनस ऑफ एम जी कॉस थीटा, और एफ ऑफ सी पी किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब क्या होगा, टी माइनस का एम जी इधर जाकर प्लस का, तो ये हो जाएगा टी एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गया आपका टेंशन, ठीक है। ये टेंशन की हमारी जनरल इक्वेशन है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो टेंशन की जनरल इक्वेशन हमारे पास में क्या आ गई, जनरल इक्वेशन आ गई, टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। क्या है मसावात, टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इस मसावात की मदद से हम इस सर्कल के किसी भी नुक्ते पर टेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए हम आप समझते हैं कैसे टेंशन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम एट पॉइंट एल। कहाँ पर ले रहे सबसे पहला वाला टेंशन एट पॉइंट एल पर हम टेंशन लेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ तो इस पॉइंट मास के साथ में ये वाला जो सरफेस है ये कितने का एंगल बना रहा है, 0 का। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू होगा यहाँ पर 0, ठीक है। हमारी जनरल इक्वेशन क्या आती है, टी इक्वल टू एम जी, ठीक है, कॉस, और थीटा कितना है 0 है, प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर लगा लीजिए एल, हम क्योंकि एल निकाल रहे हैं, इसका मतलब टी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपका एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पर लगा दीजिए एल। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये है टेंशन एट पॉइंट एल। क्या निकला, टी एल इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कहाँ पर टेंशन है, पॉइंट एल पर, ठीक है। इसी के साथ साथ में अब क्या करते हैं, हम पॉइंट एम पर टेंशन निकालते हैं। देखिए सेकंड वाला एट पॉइंट एम। अब कहाँ निकालना हमको, एट पॉइंट एम। अब जरा एम पर देखिए, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो जब हम एम पर जाएंगे तो थीटा कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको थीटा 90। तो यहाँ पर थीटा जो होगा हमारा 90 होगा। तो यहाँ पर हम थीटा लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू 90 होगा तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, हमारी जनरल इक्वेशन है टी ऑफ जी इक्वल टू क्या है हमारे पास में, सॉरी जी नहीं आएगा यहाँ पर, अब एम आएगा। हम एट पॉइंट एम निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या है, हमारी इक्वेशन है एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा कितना 90 प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। कॉस 90 कितना होता है, टी एम इक्वल टू कॉस 90 0 होता है, ठीक है। अगर कॉस 90 0 होगा तो ये पूरा फिक्रा 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इसका मतलब क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा टेंशन एट पॉइंट एम इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पर भी लगा लीजिए एम। ये आ गया आपका टेंशन एट पॉइंट एम। टेंशन एट पॉइंट एल भी आ गया, टेंशन एट पॉइंट एम भी आ गया। उसके बाद में थर्ड वाला एट
पॉइंट H, अब कहाँ निकालना है, एट पॉइंट H, इस नुक्ता H पर हमको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर अगर 90 बन रहा है, 90 + 90 180, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, H पर 180, तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, थीटा होगा यहाँ पर 180, ठीक है। हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, हम यहाँ लिखेंगे TH, H निकाल रहे हैं हम, हमारी इक्वेशन है mg cos थीटा कितना है 180 है प्लस mv² r, ठीक है। 180 कितना होता है, cos 180 cos 180 -1 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा TH = -mg प्लस mv² r। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि TH = देखिए यहाँ पर -mg प्लस mv² r आ रहा है, हम इसको लिखेंगे mv² r -mg, ठीक है। ये निकल गया आपका टेंशन एट पॉइंट H। तो देखा हमने बहुत आसानी से, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखेंगे आप कहीं पर भी अगर सर्च करोगे तो, लेकिन हमने बहुत आसानी से यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन निकाले। जनरल इक्वेशन कैसे निकले मैंने आपको बताया, हमने एक जनरल इक्वेशन निकाले, उसकी मदद से सबसे पहले हमने L पर निकाला, थीटा = 0 लिया, फिर हमने M पर निकाला, थीटा = 90, फिर हम H पर निकाले, थीटा = 180। इसी तरह से आप कहीं पर भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो, इस पॉइंट 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 पर भी, कहीं पर भी निकाल सकते हैं ना। तो ये था मास टाइड विद अ स्ट्रिंग, और उसके लिए हमने मुख्तलिफ मुकामात पर टेंशन्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। आई होप आपको तमाम चीज़ें समझ में आई। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमको बहुत मुख्तलिफ मुकामात पर वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आइए हमारा आप मुख्तलिफ मुकामात पर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप इसका स्नैपशॉट निकाल लीजिए ताकि आपको ये लिखने में आसानी जाए। वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। मुख्तलिफ मुकामात पर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वेलोसिटी हम ऐसे निकालेंगे, फर्स्ट कीजिए एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसके 3 मुकामात लेंगे L, M और H, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी एट पॉइंट H निकालेंगे। तो वेलोसिटी एट H निकालने के लिए आपको एक बात याद रखना है कि आपको इस मुकाम पर टेंशन पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने टेंशन निकाला था, देखिए मैंने इसको इरेज नहीं किया, वहाँ लिखा हुआ है TH = क्या होता है, mv² r -mg, ठीक है। ये टेंशन हमारे पास में। कहीं पर भी वेलोसिटी निकालने के लिए या पर्टिकुलरली H पर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक बात ख्याल रखनी है, वो बात ये ख्याल रखनी है कि अगर मैं किसी पार्टिकल को यहाँ से वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंजाम दूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ से उसे इतनी स्पीड देना पड़ेगा कि उस स्पीड्स की मदद से वो यहाँ पहुँच जाए, एक बात, ठीक है। इतनी स्पीड देना पड़ेगा कि वो स्पीड से यहाँ पहुँच जाए। दूसरी बात यह है कि इस मुकाम पर जो टेंशन है वो 0 से बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। 0 से अगर कम रहेगा तो क्या होगा, तो आंसर है 0 से अगर कम रहेगा तो ये जो आपका जो जिस वायर से आपने उसको बांधा है, जिस धागे से आपने उसको बांधा है, वो ढीला हो जाएगा और यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो क्या 2 बात याद रखनी है, सबसे पहली बात याद ये रखनी है कि जब हम इसको यहाँ से ऊपर भेजेंगे तो कम से कम इतनी स्पीड दीजिए कि वो H पर पहुँच जाए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर टेंशन जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं TH = 0, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में mv² r -mg, ठीक है। इधर ला लीजिए इसको माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका mg = mv² r, m कैंसल, r को इधर ला लो, क्या हो जाएगा ये v² = rg, इसका मतलब v = √rg, और यहाँ पर आपको लगाना है VH और ये आएगा आपका मिनिमम, ठीक है। मैं यहाँ पर मिनिमम पर आपको जोर इसलिए देने लगा रहा हूँ, सुनिए अभी हमने यहाँ मिनिमम क्यों लगाया है, तो ये वो कम से कम वेलोसिटी है जो हमको यहाँ पर पार्टिकल को चाहिए। अगर आप इससे कम वेलोसिटी करेंगे तो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हमको कम से कम वेलोसिटी रखना है। अगर यहाँ पर इतनी कम से कम VH, अगर यहाँ पर VH मिनिमम = √rg हो तब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंजाम देगा, वरना पार्टिकल यहाँ से गिर जाएगा। तो इस मुकाम पर से अगर हमको पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है तो कम से कम इस मुकाम पर हमारी वेलोसिटी कितनी चाहिए, √rg, कितनी चाहिए, √rg। आपने इस चीज़ को याद रखना है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्फीयर ऑफ डेथ, मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि जब उसमें मोटरसाइकिलिस्ट जब अपनी गाड़ी को ऊपर ले जाता है तो नीचे क्यों नहीं गिरता,
वो नीचे इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वहां पर VH इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG के वो कम से कम उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इतनी होती है। अगर वो इससे कम वेलोसिटी करेगा तो खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा। वो अपनी वेलोसिटी को ऐसे मेंटेन करता है कि वहां पर कम से कम जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट ऑफ RG के मसावी होती है। ठीक है, इस बात को आपको ख्याल रखना है। ओके, नेक्स्ट चीज, तो हमारा पहले VH मिनिमम आ गया अंडर रूट ऑफ RG। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने H पर निकाल लिया, अब L पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने एट पॉइंट H निकाल लिया यहाँ पर, ये L हमारा, तो हम ये लिख लेते पहला एट पॉइंट L हमने एट पॉइंट H हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड क्या है, सेकंड हमारा एट पॉइंट L, अब कहाँ निकालना है, L पर। ठीक है, तो देखिए मेरे अगर आप पिछले साल के 2 साल के सिलेबस के अगर नोट्स उठाकर देखोगे तो आपको यही मेथड दिखेगा जो इस साल टेक्स्ट बुक के अंदर डाला गया है ना, उसे कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। पिछले साल का जो सिलेबस था उसमें थोड़ा डिफरेंट मेथड था। हर वक्त बच्चे पूछते थे कि सर ये आपके ये जो स्टेट बोर्ड की जो बुक है वो उसमें थोड़ा मेथड अलग है, लेकिन आपका मेथड अलग है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल टेक्स्ट बुक वाले ने वही मेथड यूज़ किया है जो मैं पिछले 2-3 साल से बच्चों को करवा रहा हूँ। ठीक है, आइए उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। एट पॉइंट L, तो हमको पॉइंट L पर क्या करना है, टेंशन निकालना है। कहाँ पर निकालना है, पॉइंट L पर। तो देखिए हम क्या करेंगे, पॉइंट L हम दो कोई पॉइंट ले लेंगे, हमने H पर करेंगे तो हम यहाँ लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाएंगे यहाँ पर, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एट डिफरेंट फोर्सेस या वर्क डन फॉर ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था, वर्क डन एट ऑल फोर्सेस। ठीक है, तमाम फोर्सेस का जरिए किया गया वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए कितने फोर्सेस है। हम अगर यहाँ गौर करें तो हमको, अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ पर ला लूँ तो मैं देखूंगा यहाँ पर सबसे पहला जो होगा, पहला जो फोर्स होगा वो mg होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और दूसरा होगा टेंशन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ कितने फोर्सेस है, 2। तो हमको क्या निकालना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फोर्सेस हमको दिखे। अगर ये पार्टिकल इस तरह से आपकी वेलोसिटी से आगे जाए तो यहाँ पर देखिए टेंशन और वेलोसिटी की वजह से यहाँ पर dx प्रोड्यूस होगा, है ना, हटाओ। तो वेलोसिटी, टेंशन और dx के दरमियान में, यानी कि t और d के दरमियान में थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू 90। इस बात को आपको ख्याल रखना। देखिए वेलोसिटी इधर है, जिधर वेलोसिटी होंगे उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में थीटा कितना है, 90 है। ठीक है, अब आइए हमारा वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एफ डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा एफ कितना है यहाँ पर, हम जरा गौर करें तो यहाँ पर जो हमारा, देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसमें वर्क देख लेंगे कितने फोर्सेस है। तो पहले जो हमारा वर्क है वो टेंशन, जो पहला जो हमारा वर्क डन है वो टेंशन की वजह से होगा। ठीक है, प्लस दूसरा हमारा जो वर्क डन होगा वो mg की वजह से होगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, इतने हमारे 2 काइनेटिक एनर्जी होंगे। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए वर्क डन एट पॉइंट टी पर वर्क डन हमको निकालना है, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं वर्क डन एट पॉइंट टी। ठीक है, तो वर्क डन एट पॉइंट टी निकालेंगे तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पर टी होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए जब ये एल से एच पर जाएगा, कहाँ से, एल से एच पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा, देखिए ये आर, ये अगर इसका रेडियस है आर और ये आर 2r होगा, तो यहाँ पर 2r लगा लीजिए। और कॉस थीटा कितना है, थीटा तो यहाँ पर 90 है, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब वर्क डन एट पॉइंट टी कितना होगा, 0। ठीक है, तो समझ में आपको ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो टेंशन फोर्स है वो पूरी तरह से यहाँ से मुकम्मल खत्म हो चुका है। लेकिन फिर से W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा आपका एफ डी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए mg वाले केस में देखिए फोर्स यहाँ पर कौन सा है, पहला mg है, तो यहाँ पर f के जगह रख लीजिए mg। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, जब ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया r और r यहाँ पहुँचे तक कितना हो जाएगा, 2r। ये हो जाएगा आपका 2r। ठीक है, यहाँ पर थीटा कितना होगा, तो थीटा देखिए ये 90 प्लस 90 कितना होगा, 180, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 180। ठीक है, सॉरी कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 2mgr। ठीक है, ये आ गया आपका वर्क डन फॉर mg। ठीक है, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा माइनस ऑफ 2mgr इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट फाइनल। ठीक है, तो देखिए फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हमको यहाँ पर लिखनी है।
तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, फाइनल माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस ऑफ 2 mgr एज इट इज रहेगा इक्वल टू हाफ m। अब v जो है फाइनल पॉइंट कौन सा है, देखिए ये हमारा l है, l और h, इसमें फाइनल पॉइंट कौन सा है, तो फाइनल पॉइंट मैंने इसमें बताया h है, ठीक है। तो h रखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ रखेंगे v h का स्क्वायर, ठीक है, फाइनल के ऊपर माइनस हाफ m। इनिशियल कौन सा पॉइंट है, इनिशियल l है, तो यहाँ पर लगा देंगे मैं वी एल का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस ऑफ 2 mgr इक्वल टू 1/2 m। वी एच स्क्वायर किसके बराबर है, अगर वी एच अंडर रूट ऑफ आर जी के बराबर है तो वी एच स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर जी के बराबर, ठीक है। तो ये आगे आपके पास में आर जी, देखिए यहाँ पर हमने अंडर रूट ऑफ आर जी निकाला ना वी एच, तो अगर वी एच का स्क्वायर लेंगे तो आर जी माइनस 1/2 m। वी एल स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, माइनस ऑफ 2 mgr इक्वल टू, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, ये निकलेगा 1/2 m बाहर निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा आर जी माइनस वी एल का स्क्वायर, ठीक है। m से m कैंसिल हो जाएगा, ये दो को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ 4gr इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर बचा आर जी माइनस वी एल का स्क्वायर। इसका काम हो चुका है, मैं इसे मिटा देता हूँ। इक्वेशन क्या बनेगी, ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस के 4gr, और ये इधर का माइनस का इधर आकर प्लस, ये सॉरी प्लस का इधर आकर माइनस का gr होगा इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा वी एल का स्क्वायर। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 5, यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस ऑफ 5gr इक्वल टू माइनस ऑफ वी एल का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी प्लस नहीं होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वी एल का स्क्वायर इक्वल टू 5gr। और याद रखिए जो हमने ये निकाला है ये क्या, कौन सी वेलोसिटी है, ये है वी एल मिनिमम। कौन सी वेलोसिटी है, वी एल मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू 5gr। इसका मतलब वी एल मिनिमम इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ 5gr। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम इसको यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5gr होना चाहिए। अगर 5gr से कम है तो वर्टिकल सॉरी अगर 5gr से कम है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर उसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है तो कम से कम इस नुक्ते पर जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट ऑफ 5gr होनी चाहिए, ठीक है। एट पॉइंट एम, अब कहाँ पर निकालना है, एट पॉइंट एम पर, ठीक है। तो आप कोई 2 पॉइंट लिख लीजिए, हम यहाँ से लिखते हैं एम से एच पर, ठीक है। ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट, ओके। देखिए यहाँ पर लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है हमारा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। देखिए यहाँ पर भी कितने फोर्स होंगे, अगर इसमें यहाँ पर लेके चल लो, सबसे पहला तो इसका वेट mg होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और दूसरा टेंशन फोर्स होगा। तो यहाँ कितने फोर्सेस होंगे, 2 फोर्सेस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg फोर्स, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फॉर फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी फॉर इनिशियल, ठीक है। हाँ, अगर आपको याद है तो वर्क डन फॉर टेंशन मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको निकाल के बताया, ये कितना होता है, 0 होता है, प्लस ये कितना होता है, अब हमको यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर वर्क डन का फार्मूला लगाऊँ तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब एफ डी एक्स कॉस थीटा, है ना। तो देखिए जब ये पार्टिकल यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे mg वाले केस में, हम mg निकाल रहे हैं, तो इस वाले केस में फोर्स क्या होगा, तो इस वाले केस में फोर्स होगा आपका mg। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये m से h पर जाएगा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका, सिर्फ r है। पिछले वाले केस में 2r आया था, यहाँ पर क्या है, r है, यहाँ रख लीजिए r। थीटा कितना है, हाँ थीटा कितना होगा, तो अगर हम देखें हमने इसको पार्टिकल को यहाँ से ऊपर फेंका था, ठीक है। जब ये यहाँ से ऊपर गया था तो थीटा कितना होता है, 90 + 90 180। तो हम यहाँ पर कितना रख देंगे, यहाँ रख देंगे हम cos 180, है ना। अगर cos 180 रखे तो cos 180 -1 होता है, ये हो जाएगा आपका -mgr। तो w फॉर mg कितना आ गया, w फॉर mg आ गया आपके पास में -mgr, ठीक है। यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका -mgr इक्वल टू, आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाइए 1/2 mv स्क्वायर, है ना।
यहाँ पर फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, हम डिस्कस करते हैं -1/2 mv का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए फाइनल कौन सा होगा, इनिशियल कौन सा होगा। हमने कौन से पॉइंट लिए, m से h पर, ठीक है। तो पहले फाइनल क्या होगा, तो देखिए फाइनल हम किसी एक से इसको मतलब कंसिडर कर रहे हैं, तो फाइनल जो हमारा होगा h होगा, इनिशियल जो होगा हमारा m होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -mgr = ½ m। VH का स्क्वायर किसके बराबर है, तो ये RG के बराबर है, -1/2 m VM का स्क्वायर, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या निकल सकता है, -mgr = यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 1/2 m कॉमन निकलेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा RG माइनस VM का स्क्वायर, ठीक है। m कैंसल, 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -k 2gr = यहाँ पर बचा आपका gr -VM का स्क्वायर 2gr, ये gr इधर आएगा तो -2gr, या इधर आकर -RG बन जाएगा -VM का स्क्वायर, माइनस प्लस होता है तो 2 और 1 3, -के 3gr = -VM का स्क्वायर, माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा यहाँ पर VM का स्क्वायर = 3gr। इसका मतलब VM = √3gr, ये आगे वेलोसिटी एट पॉइंट m, ठीक है। पढ़ा था, देखिए ये आपके पास में इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक है, हमारे पास में एक रॉड है। अब ये रॉड को अगर मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन दूं तो इसके लिए आपको एक खास बात याद रखनी है। मैंने पिछले वाले टॉपिक में आपको बताया था, जब स्ट्रिंग वाला टॉपिक था, तो उसके लिए 2 कंडीशंस हमको याद करनी थी। पहली कंडीशन ये थी कि यहाँ से इसको इतनी वेलोसिटी दो, इतनी रफ्तार दो कि वो इस मुकाम पर पहुँच जाए, एक बात। दूसरी बात ये थी कि इस मुकाम पर टेंशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। टेंशन जो एक तो 0 होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन रॉड वाले केस में टेंशन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये रॉड जो है वो टाइट होती है हमेशा, ठीक है, ये ढीली तो हो नहीं सकती। जो आपकी रस्सी थी, जो आप वहाँ पर स्ट्रिंग इस्तेमाल करते थे, तो हो सकता है वो इस मुकाम पर जाके ढीली हो जाए और नीचे गिर जाए, लेकिन ये जो रॉड है, रॉड ढीली नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि सिर्फ यहाँ से इतनी वेलोसिटी दीजिए कि ये यहाँ पर ऐसे पहुँच जाए, ठीक है, इस मुकाम पर पहुंच जाए। और VH पर जाने के बाद में ये 0 इसके होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ जाने के बाद में VH अगर इसकी वेलोसिटी 0 भी हो गई तो ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी की वजह से ये दोबारा यहाँ पर आ सकता है अपनी इनिशियल पोजीशन पर और वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये स्ट्रिंग में नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लचीला होता है, वो ढीला भी हो सकता है, वो यहाँ से नीचे भी गिर सकता था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा रॉड है वो टाइट रहती है हमेशा, इसीलिए ये जो होते हैं आसानी से ग्रेविटी के वजह से नीचे आ जाती है और वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर लेती है, ठीक है। अब वही हम हमारा वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो वर्क एनर्जी, अब हम यहाँ पर वर्क एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हम सभी को पता है वर्क डन कितने होते हैं, एक टेंशन का होता है, एक mg का होता है ना, इक्वल टू चेंज फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपको पता है। वर्क डन फॉर टेंशन 0 होता है, पिछले लेक्चर में हमने निकाला था 0 प्लस ये कितना होगा, है ना। तो ये होगा आपके, ये भी आपने कैलकुलेट किया, ये होता है -2gr, देख लीजिए पिछले लेक्चर में उठाकर, ठीक है। जब हम L से कहाँ पर जाएंगे, H पर, तो ये कितना होगा 2gr, ओके। और यहाँ पर आपका कितना था, ये था आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाइए यहाँ पर 1/2, यहाँ पर फाइनल इनिशियल बताता हूँ मैं आपको 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अगर L और H में देखिए, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, फाइनल होगा H और इनिशियल होगा L, ठीक है। लेकिन ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या है, VH किसके बराबर होता है यहाँ पर 0, तो यहाँ क्या बचेगा -2gr इक्वल टू क्या बचेगा -1/2 mv का स्क्वायर, यहाँ पर L आएगा, ठीक है। अभी इसमें से m से m कैंसिल हो गया, ये 2 को इधर ला लीजिए, -4gr इक्वल टू -VL का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका VL स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4gr। इसका मतलब VL फॉर मिनिमम, है ना, √4gr। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, VL मिनिमम इक्वल टू 2√gr। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से हमें कम से कम इतनी वेलोसिटी देने पड़ेंगी जिसके कारण यहाँ पहुँच जाए। तो वो वेलोसिटी कितनी हो चाहिए, वो वेलोसिटी एक तो √gr होना चाहिए या 2√gr। अगर इससे कम वेलोसिटी होगी तो ये यहाँ पर नहीं पहुँचेगा और वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए किसी रॉड को क्या ज़रूरी है कि इनिशियल पोजीशन से या लोएस्ट पोजीशन से कम हमको इतनी वेलोसिटी देना पड़ेगा जिसके सबब यहाँ पर पहुँच जाए।
देखिए एक लास्ट टॉपिक बचा इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जिसका नाम है कॉनकेव ओवर ब्रिज। ठीक है, कॉनकेव ओवर ब्रिज कैसे होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ डायग्राम की मदद से। आपने इस तरह से एक ब्रिज देखा होगा, इधर इसका सेंटर बनता है, ठीक है, और गाड़ी जो होती है वो इस ब्रिज से इस तरह से सफ़र करती है। तो आपने ये देखा होगा कि कभी कभी जो गाड़ी होती है बराबर इस ब्रिज से नीचे बराबर इसको चिपक कर, सड़क की सतह को चिपक कर आसानी से नीचे उतरती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि सीधा वेलोसिटी से आगे छलांग लगाती है। इसके पीछे क्या फिजिक्स है ना, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमको इस गाड़ी पर जब गाड़ी सरफेस से सफ़र करेंगी तो कितने फोर्सेस हमको यहाँ देखने के मिलेंगे। सबसे पहला जो फोर्स होगा वो mg होगा, जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इज इट क्लियर? यहाँ दो सरफेस कांटेक्ट में ही तो एक नॉर्मल रिएक्शन जो होगा जो वर्टिकली अपवर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक है, दिखाई दे रहा है आपको, इधर एक सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पर एक सेपरेट एरो पर फोर्स होगा जिसका नाम है एफ ऑफ सीपी, जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ सीपी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में होगा mg माइनस ऑफ n। देखिए हमने mg माइनस n क्यों लिखा, क्योंकि mg और n की डायरेक्शन मुखालिफ है। एफ ऑफ सीपी का फार्मूला हमारे पास में क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू mg माइनस ऑफ n, है ना। हम n को इधर ला लेंगे, ये हो जाएगा आपका mv स्क्वायर अपॉन r माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का n हो जाएगा इक्वल टू क्या बचेगा mg। अब देखिए इसमें ये कंडीशन कैसी है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में इधर 100 है mg, है ना, वेट जो है हमारा 100 है, इसको हम गाड़ी के वेट को चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन हाँ हम गाड़ी की वेलोसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये mg हमारे बस में नहीं है क्योंकि हम गाड़ी के वेट को कम नहीं करेंगे, हम वेलोसिटी को भले ही कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। मान लीजिए आपके पास में 100 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 50 + 50, है ना 100। अगर मैं फिर से इसको 100 लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता 80 + 20, है ना। फिर से अगर मैं इसको 100 लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता 90 + 10, ठीक है। फिर से अगर मैं इसको 100 लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको 100 + 0 लिख सकता हूँ। यानी अगर हर बार मैं मेरे वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूँ, देखिए 50 से 80 किया, 80 से 90 किया, 90 से 100 किया, तो हर बार अगर मैं मेरे वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूँ तो अगर गौर करें नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है, और एक कंडीशन ये आती है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाता है 0। जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है उस वक्त क्या कंडीशन होती है समझिए, उस वक्त ये होता है कि ये mv स्क्वायर अपॉन r, नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ से चलेगा, क्या बचा यहाँ पर mg, mm यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया v स्क्वायर इक्वल टू r को उधर लिख चल जाओ, ये हो गया आपका rg, इसका मतलब v max इक्वल टू √rg। इसका मीनिंग क्या है, यही तो वो रीजन है, अगर आप इस रफ्तार से ज्यादा √rg रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी को यहाँ से चलाने की कोशिश करोगे तो वहाँ से नॉर्मल रिएक्शन खत्म, और जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन खत्म हुआ आपकी गाड़ी हवा के अंदर सफ़र करेगी। अगर आपको गाड़ी को बराबर इस रोड से चलवाना है तो आपको आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रफ्तार है वो √of कितनी होनी चाहिए rg। अगर आप rg से ज़्यादा गाड़ी को वहाँ से चलाओगे तो आपकी गाड़ी डेफिनेटली हवा में उड़ेगी। और बहुत सारे फिल्मों में